अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अतीक। जी हां, 76 इयर्स ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान को जब भी हम बात करेंगे तो डिफरेंट लोग, डिफरेंट इंडस्ट्रीज और डिफरेंट इदारों के बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस रहे हैं। जैसे हमारे प्रीवियस 2 एपिसोड्स में हमने आपके साथ डिस्कशन में बहुत सारी इनलाइटन डिस्कशन हमारे गेस्ट के साथ हुए, जिसमें हमने जाना कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर स्पेशली क्या रोल है। और ठीक आज की एपिसोड के अंदर भी हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि जो आज हमारे ऑनरेबल गेस्ट है वो भी एक बहुत ही वाइब्रेंट सी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली एक्सेप्ट की जाती हैं और बहुत सारे मामलात में एक्सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन देती हैं। और उसी में से हम जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान के बाद एक बात आती है सेहत की। तो सेहत के अंदर भी बहुत सारे मामलात हैं, मगर कुछ प्रोडक्ट्स की वजह से पाकिस्तान को अवलीन इज्जत और तरजीह भी मिली, जिसमें जी हाँ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स 80s और 90s के अंदर भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है इस इंडस्ट्री का, आज तक है। ऑब्वियसली कंपिटिटर्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं इस फील्ड के अंदर भी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और जो आज के हमारी ये एपिसोड है वो स्पेशली इसी तरह के डिस्कशन से हम आपको इनलाइटन करेंगे। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बजाते खुद एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं और उन्होंने एमएससी भी किया पब्लिक हेल्थ के अंदर, एंड देन अगेन उन्होंने ईएमबीए भी किया है। तो हमारे साथ हैं सर डॉक्टर फहीम कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले हाईली थैंकफुल टू यू कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और हमें टाइम दिया। सर बहुत सी चीज़ें हमने जैसे हमारे इंट्रोडक्शन में बताया कि पाकिस्तान अब इवॉल्व कर रहा है टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी आ गई है या इवन सर्जिकल या मेडिकल केयर के अंदर अब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि यार हॉस्पिटल भी कुछ ऐसा हो जिसमें बंदे का रहने को दिल करे, भागने का दिल न करे, जन्नत सा फील हो। तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज में हम देखते हैं कि मेडलाइन इज द टॉप ऑफ द लिस्ट है आजकल। मतलब बहुत सारे लोगों से जब बात होती है तो अक्सर आपकी कंपनी के बारे में सुनने को मिलता है। तो मैं ये सबसे पहले जानना चाहूंगा कि मेडलाइन की क्या सर्विसेज हैं, और आपने इनिशियली डायरेक्टर लेवल से वहां पर काम का अपना स्टार्ट लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सीईओ की पोजीशन पे हैं। तो हमें बताएं कि ये सफर आपका कैसा रहा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि इट्स एन ऑनर फॉर मी एज वेल एज कमिंग बैक टू माय अल्मा मैटर, और यहाँ बैठ के आज मैं आपकी ऑडियंस को इनलाइटन कर रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक और ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे सेक्टर को जो कि टू मैनी इज़ अननोन। सही। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा मेडलाइन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अगर बताना चाहूँ तो इंटरनेशनल लेवल पे ये इट कम्स इनटू अ टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस कंपनी। सही। लेकिन आम शहरी के पाकिस्तानी में के जहन में मेडिकल डिवाइस जब भी कहा जाते हैं तो उसके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ही जहन में आते हैं। लेकिन सिर्फ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से तो इलाज हो नहीं सकता, वो उन्हीं को होगा जिनकी सर्जरीज होनी है। इसके अलावा आपका सीटी स्कैन है या कोई भी इक्विपमेंट है, एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, इवन जो पेशेंट बेड है। So any equipment or any device which aids the healthcare professionals जो कि डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स हैं, to take care of that patient, वो मेडिकल डिवाइस के ज़ुमरे में आता है। इससे इसी तसलसल से मुझे फिर एक बात याद आई कि जब हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करा रहे थे तो एससीसीपी के कानून में और जो रजिस्ट्रेशंस वगैरह हो रही होती हैं लोकल, उसमें देयर वाज अ डिफिकल्टी कि हम उसका जो अपना मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल है या उसमें डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि वो वैसे डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल ही नहीं थे कि मेडिकल डिवाइस को डिफाइन कर सके। इस जो आपने जिक्र किया उसको मैं अगर कैरी फॉरवर्ड करूं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में पाकिस्तान नो डाउट दुनिया में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है। आप उसकी ग्रोथ और पोटेंशियल से हम बहुत सारी इंडस्ट्री को कहते हैं कि इतना हमने एक्सपोर्ट दिया, इतना हमने वॉल्यूम दिया है, लेकिन आपको किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने कोई शहर नहीं बनाया, उन्होंने कोई एयरपोर्ट नहीं बनाया, उन्होंने एयरलाइन बनाई। ये क्रेडिट सिर्फ सियालकोट शहर को जाता है और वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को जाता है कि उनकी आप डेडिकेशन देखें कि उन्होंने ना सिर्फ अपना नाम बनवाया, उस लिमिटेशन को कवर करने के लिए उन्होंने वहाँ एयरपोर्ट भी डेवलप किया, और एयरपोर्ट के बाद जो है वो उन्होंने एयरलाइन एयर सियाल भी आपके सामने है। और उसमें ऑब्वियसली आपकी लेदर इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स गुड की भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी है। देखें, पाकिस्तान दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है
5वां बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से। 22 करोड़ लोगों ने जो है वो रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ और भी उनकी ज़रूरियात है। इनमें बीमारियां भी होती हैं, इनमें पेंडेमिक भी होता है, कोविड आपके सामने है। तो इनके लिए फिर ये हॉस्पिटल्स जो हैं, ये एक हेल्थ केयर के इदारे हैं, आपकी छोटी क्लिनिक हो गई, दवाखाने हो गए, आपकी इवन होम्योपैथिक के सेंटर हो गए, होम्योपैथिक के अलावा आपके जो लेबॉर्ट्रीज हो गई, या जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च भी हो रही हो, और फार्मा का और हेल्थ केयर का भी आपस में एक कटजोड़ है। पाकिस्तान भी उन मुल्कों में है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज हैं उन्होंने भी एक्सपोर्ट किया है अफ्रीकन ममालिक में, बल्कि अफगानिस्तान की बहुत सारी नीड्स को फुलफिलमेंट जो है हम करते हैं, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो होती है। तो हमारे पास भी जब हम लोगों से मिलते हैं या अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मेडलाइन एक मेडिकल डिवाइस इदारा है जो कि मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को डील करता है। ऑब्वियसली उसमें हमारी पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि सिवाय सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट्स के और कोई कैपेसिटी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग की, तो हम इंपोर्ट बेस करते हैं। तो अगर इसको क्लैरिटी के साथ अगर हम देखना चाहें कि क्या मेडिकल डिवाइस हम टेक्नोलॉजी वाकई में हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या हम बेसिकली यहाँ पे उसको ट्रेड कर रहे हैं। एक जर्मनी में बना वो कोई टेक्नोलॉजी है, या इटली में बना है, या चाइना में बना है, हम उसको यहाँ पे लाके ट्रेड करते हैं। मेडलाइन इस लिहाज से डिफरेंट है कि इस फील्ड में ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो ट्रेडर्स बहुत इन्वॉल्व हैं। सही। एकेडमिकली साउंड लोग नहीं हैं, तो वो जैसे वीसीआर मंगवा लेते हैं तो वैसे मेडिकल इक्विपमेंट भी मंगवा लेते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट की पिछले 3-4 सालों में ख़ास तौर पे अगर आप पिछले 5 साल में देखें, 2-3 ऐसे बड़े इंसिडेंट आए हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी एक टॉपिक, हॉट टॉपिक पाकिस्तान में बना है। पंजाब में कार्डियोलॉजी के इंस्टीट्यूट थे, उनमें आपको एक इंसिडेंट का पता होगा, स्टंट जो गल गए थे। फिर एक दवाई का मसला हो गया था, तो मुख्तलिफ डिवाइसेस का। तो पाकिस्तान में पहले मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री रेगुलेटेड नहीं थी। अब जो है पाकिस्तान की मेडिकल डिवाइसेस जो है वो ड्रैप के कानून के अंदर आ गई है। आपको अब इसका लाइसेंस चाहिए, तो पहले कोई भी ट्रेडर जो है वो आपको करता था। देखिए, ट्रेडर भी काम गलत, उसका काम जो है आपकी ज़रूरियात को फुलफिल करना। आप अगर एज अ कस्टमर है, जी। आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आपसे ऑर्डर लेगा और उसको सप्लाई कर देगा, लेकिन उस चीज़ का वो एक्सपर्ट नहीं है। उसकी सेफ्टी की उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी वो सर्विस नहीं दे सकता, वो आपको ये नहीं गाइड कर सकता कि इसको बेस्ट किस तरीके से यूज़ करना है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल, जब मैंने एज एमबीबीएस अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, तो मुझे तो इंसानों को ठीक करने के लिए और उसकी जो बीमारियां हैं उसकी 5 साल तो यही लग गए कि उसकी क्या पीछे साइंस क्या है। तो हमें इक्विपमेंट कैसे ऑपरेट करना है ये हमें नहीं सिखाया गया। ये तो हम विद एक्सपोजर एंड व्हेन वी कम टू द हॉस्पिटल, अच्छा उसमें हम मॉनिटर देख के सरप्राइज होते हैं, डीफिब देख के सरप्राइज होते हैं। एक्सपोजर होता है फाइनल ईयर में आपको जाके होता है, लेकिन उसको बेस्ट किस तरह से यूज करना है। आपको टोयोटा की गाड़ी अगर कोरोला है, उसकी बेस्ट फीचर या उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस कौन बता सकता है? या तो मैकेनिक बताएगा या टोयोटा खुद बताएगा। लेकिन एक सिर्फ सेलर जो है वो उसकी सेलिंग वाली फीचर्स बताएगा, परफॉर्मेंस वाली फीचर नहीं बताएगा। इसी तरह हमारी ये एक इंडस्ट्री है जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में तो हम काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग में आगे चले गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने वो इन्वेस्टमेंट, एकेडमिक इन्वेस्टमेंट हम कह लें, रिसर्च इन्वेस्टमेंट कह लें, कि वो हम नहीं कर सके। हमारे पास एक बिजनेस है जिसमें कारीगर बहुत अच्छे हैं, वो बेसिकली वर्कमैनशिप की वजह से है, लेकिन जो चीज़ें स्टैंडर्ड्स हमारी वहाँ पे अचीव हुए हैं, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी एक रोल है, क्योंकि उनको वो चाह रहे थे कि हमारे पास अच्छे स्टैंडर्ड्स हों, तो उन्होंने वहाँ पे फैसिलिटेट करके हमें वहाँ पे एफडीए की एक लैब भी है, मटेरियल टेस्टिंग की लैब भी कुछ यूरोपियन पार्टनर से वहाँ पे इंस्टॉल हुई है। तो मेडिकल डिवाइस एक बेसिकली ऐसा है जो कि हॉस्पिटल को लैब का एनालाइजर चाहिए हो, या आपको उसका सीटी स्कैन चाहिए हो, या आपको उस पेशेंट के लिए बेड चाहिए हो, तो वो सप्लाई करता है।
और अच्छी मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी या मेडिकल डिवाइस कंपनी वो होती है जो कि आपके मसले को हल करे या आपकी ज़रूरत को समझ के उसका सोल्यूशन दे। इसकी मैं मिसाल इस तरह दे देता हूँ कि हमने अपनी हिस्ट्री में ऐसे भी प्रोजेक्ट्स किए हैं कि पूरा हॉस्पिटल बन गया, जब हम चेक करने गए तो वहाँ जो लिफ्ट थी उसमें स्ट्रेचर ऊपर नहीं जा सकता था। ओहो, तो पूरा हॉस्पिटल का आप देखें करोड़ों रुपए की वो बिल्डिंग बिल्कुल बनी। मकसद ही फोत हो जाएगा जब मकसद, पेशेंट ही हाँ। ऊपर नहीं पहुंचेगा। फिर हमने मैं आपको अवेयरनेस की इस टॉपिक में इतनी कमी है कि पूरी दुनिया में अस्पताल के अंदर जो वॉशरूम का दरवाजा है वो बाहर खुलता है। नॉर्मली आपके घर में वॉशरूम का दरवाजा अंदर खुलता है। बिल्कुल। तो एक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे, उनका जो आर्किटेक्ट था वो जर्मन था, तो उसने जैसे दुनिया में अस्पताल बनते हैं तो वॉशरूम है, तो हमारे लोकल ठेकेदार ने वापस, अच्छा उसका मकसद ये है कि अगर पेशेंट अंदर गया और तो पेशेंट जो है कोलैप्स कर गया, गिर गया, बिल्कुल, तो आप जब दरवाजा तोड़ के गिरेंगे तो आप उसको और हड्डी तोड़ेंगे उसकी। तो आप देखिए कितनी छोटी सी बात है। तो हमारे ठेकेदार ने कहा ये जर्मनी का जो आर्किटेक्ट है यही गलत इसने किया है, तो उसने जो है सारे दरवाजे वापस जो है अंदर से खोलने लगे। तो हेल्थ, आपके घर के डिजाइन में आप एस्थेटिक्स देखते हैं, फंक्शन नहीं देखते, और आपके घर में रहने वाले सिर्फ आप होते हैं। अस्पताल में आपका क्लिनिकल स्टाफ होता है जिसने काम करना है, बिल्कुल, फिर दूसरा एक पेशेंट है जिसने वहां पे आना है, फिर अटेंडेंट्स हैं, फिर मैनेजमेंट है, हर चीज से है। इंडीड। आप इक्विपमेंट लगाते हैं या मेडिकल डिवाइस लगाते हैं, तो कोई आपने ऐसा डिवाइस आईसीयू में लगाया है जहाँ पे आप उसको आपने इतनी स्पेस दी है कि आपके पास काम कर सकें, उसकी सर्विस कर सकें। तो पाकिस्तान में अभी इसमें बहुत प्रोग्रेस, आई विश इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो हैं यहाँ पे, हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में अब जाके कुछ फ्लरिश की है, लेकिन बिजनेस स्कूल से अभी तक इस चीज़ पे ये भी एक, क्योंकि पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। हाइब्रिड से मुराद ये है कि पब्लिक सिस्टम भी है और प्राइवेट सिस्टम भी है। जब प्राइवेट सिस्टम है तो जाहिर बात है वो एक बिजनेस है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल खुला हुआ है, वो वहाँ पे फॉर प्रॉफिट काम कर रहा होगा या नॉट फॉर प्रॉफिट कर रहा होगा, उसको भी मैनेजर्स चाहिए, उसको भी डेवलपर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स चाहिए। तो अगर आप किसी से भी हेल्थ के आप कह लें कि इंडस्ट्री में लोगों से जब बात करते हैं तो वो बाय चॉइस नहीं आए होते, वो बाय लक कह लें या बाय रेफरेंस कह लें, वो आते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है वो इसको वो पजीराई नहीं मिली, वो आप कह लें कि एक लाइमलाइट नहीं मिली, कि 22 करोड़ का आप इससे अंदाजा है कि 22 करोड़ में से कि अगर आप 10% भी इफ यू आर सीकिंग हेल्थ केयर एट वन पॉइंट इन टाइम, तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। खाना आपको WHO कहता है कि आपने अपना 5% ऑफ द GDP की स्पेंडिंग करनी है आपने अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज पे, और पाकिस्तान अभी 1 से 2 अराउंड 2% जो है वो कर रहा है मैक्सिमम। तो ये एक इंडस्ट्री अच्छी है, इसमें बहुत अच्छी कंपनीज भी हैं, और पिछले 15-20 सालों में 1-2 ब्रांड्स लोगों ने बड़ा अच्छा स्टेप इन किया। मैं ज़रूर इसमें नाम लेना चाहूँगा, शिराजी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एटलस होंडा का है, देव स्टेप, उन्होंने GE के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन से किया। सो इवन लार्जर ग्रुप्स भी अब इस पे स्टेप इन कर रहे हैं, और वो इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा शेप अप कर रहे हैं। जो हमारा पहले एक हम कहते थे कि जनरल ऑर्डर सप्लायर एक बड़ा लफ्ज मशहूर है कि वो जो भी सामान उसको आप फिनाइल मंगवाना चाहें, तो कॉटन मंगवाना चाहें, वो हर चीज़ आपको ला देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक साइंस चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक टीम चाहिए टू एग्जीक्यूट सर्टेन प्रोजेक्ट्स या सर्टेन सप्लाईज जो आपके, क्योंकि इसमें एक चीज़ है जो दूसरे बिजनेसेस में भी है, वो है सेफ्टी। सेफ्टी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उसमें भी आप सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें पेट खराब होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या आप वो डिस्कार्ड कर देंगे रॉ में। इसमें पेशेंट की जान जा सकती है, पेशेंट को कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, आपका ऐसा डिवाइस जो कि उसको डैमेज, हार्म पहुंचाए। तो इस लेवल पे अभी तक हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली काम नहीं हो रहा।
गवर्नमेंट्स भी अच्छे प्रोजेक्ट्स करती हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है जब कंपनीज की अनअवेलेबिलिटी होगी। और जाहिर बात हमारी भी एक कैपेसिटी है, हम हर जगह काम तो हम अच्छा Obviously, करते हैं, obviously. लेकिन ये है कि हम हर जगह पहुंच भी नहीं सकते। अगर हम हर जगह पहुंच भी चाहें तो फिर वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात हम जिस तरह चला रहे हैं, मुझे एक चीज़ और ज़हन में आ रही है। जिस तरह आपने कहा कि भई आप भी एमबीबीएस करके 5 साल आपने ऑलरेडी लाइफ के लगा दिए, जब आप भी मॉनिटर्स वगैरह टेक्नोलॉजी के साथ आपका एंगेजिंग हुआ तो कहीं न कहीं आप भी सरप्राइज़्ड हुए कि ये क्या-क्या है, किस कदर है। क्योंकि एक आपने इंसान के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट करने थे कर लिए, अब वही चीज़ आप मशीन से करवा रहे हैं। अच्छा, अब उसी चीज को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, आपने एमबीबीएस के बाद डायरेक्ट पब्लिक हेल्थ के अंदर भी आपने एमएस किया, तो आप उन मशीनों से मुतासर हुए, उस टेक्नोलॉजी से मुतासर हुए, ऐसा क्या रीजन आया जो आप आज आया? आप तो मेडिकल ऑफिसर भी रहे हैं जी अज़ियाउद्दीन जी के अंदर, जी। तो आपने मतलब इस फील्ड की तरफ आना शुरू कर दिया जिसमें टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा रिलेट करना, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? क्या ट्रेनिंग्स वगैरह में इंटरेस्ट था, या आपने कहा कि नहीं इस टेक्नोलॉजीज को समझना? कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ये देखा है कि बहुत बड़े बड़े सर्जन्स होते हैं मगर काम उनके टेक्नीशियंस ही करते हैं, और टी के अंदर मैंने ये देखा है क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिनसे मैंने इस तरह बात हुई, तो वो कहते हैं भाई वो जितना भी मतलब बॉडी आती है उसको खोलना है, पैक करना है, सारा काम हमारा है। जो सर्जन है वो आके बताता है मेन ये काम कनेक्शन यहाँ डाल दो। जी। तो आप से मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस तरफ किस तरह आए इस फील्ड में, क्योंकि हालांकि एक मेडिकल ऑफिसर आप तो कह सकते थे कि भाई एमबीबीएस हो गया, आप सुकून की लाइफ है, जो पेशेंट्स आएंगे उनकी केयर करेंगे, आप एकदम से एक नई दिशा में जा रहे हैं। जी जी। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि मैं भी एक हम्बल बिगिनिंग से ही आया हूँ। माय फादर वाज आल्सो प्रोफेशनल सैलरीड पर्सन थे, और मैंने भी एमबीबीएस एक प्राइवेट इदारे से किया है जो कि कम नहीं है। यानी मेरी एमबीबीएस करने की कॉस्ट जो है वो 15 से 18 लाख रुपए उस ज़माने में। इन 2008 आई ग्रेजुएटेड। मैं भी एक बिल्कुल नॉर्मल एमबीबीएस की तरह यूएसएमएलई के एग्ज़ाम की तैयारी, साथ में मैं मेडिकल ऑफिसर भी था और अमेरिकन एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहा था लाइसेंस का। मेरे फादर ऑलरेडी ये पार्ट टाइम एक काम कर ही रहे थे कि हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल बेड्स वगैरह जो है वो सप्लाईज वगैरह करते थे। सो एक ऐसा लाइफ में इवेंट आया कि वहाँ पे जहाँ पे माय फादर हैड टू वेंट अब्रॉड, और फिर उसके बाद मुझे उस पार्ट टाइम काम को जब देखना पड़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ, जो मैंने अभी आपसे थोड़ा देर पहले भी जिक्र किया, कि इसमें तो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो वो हैं ही नहीं, कम लोग हैं इसमें, तो क्वालिफाइड लोग नहीं हैं। अच्छा, अगर क्वालिफाइड हैं यानी बीएससी और एमएससी कंप्यूटर साइंस उसने की है और वो मेडिकल डिवाइस बेच रहा है, तो वो रिलेशन नहीं है ना, उसको तो पेशेंट के डिजीज का प्रॉब्लम ही नहीं है पता कि वो क्या प्रॉब्लम है उसको। आया ये जो डिवाइस है वो, मैं आज भी मेरे पास अगर किसी फ्रेंड का या किसी कोलीग का फोन आ जाता है कि यार वो मेरी मदर के लिए बेड चाहिए, तो मेरा तकरीबन कोई 6-7 एक स्टैंडर्ड सवाल होते हैं कि उनकी क्या एज है, वो मोबाइल हैं, उनके बैठने में प्रॉब्लम है या नहीं है। और मैं ये क्यों कर रहा होता हूँ? ये इसलिए कर रहा होता हूँ कि उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। तो क्योंकि मैं वो कर रहा था, मैंने इंटीरियर से बहुत ट्रैवल किया था अपने ड्यूरिंग माय अंडर ग्रेजुएशन भी, कुछ मेरे फादर के प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी। मैंने शौकत खानम में भी कुछ अर्सा काम किया एज इलेक्टिव वहाँ पे किया। तो मुझे जो है ना यहाँ की प्रॉब्लम्स पता चल रहा था कि आई कैन डू समथिंग अबाउट देम, और एक अपॉर्चुनिटी भी मिली कि एक बिजनेस, व्हाई नॉट बिजनेस, मैं लाइसेंस करूँगा 10 साल बाद। मैं आपको रिवॉर्ड एक अभी से एक थोड़ा सा इंडिकेशन ये करता हूँ कि मैंने ड्यूरिंग एमबीबीएस अपना 3 से 4 दफ़ा जो है वो अमेरिकन वीज़ा के लिए अप्लाई किया और मुझे नहीं मिला। उसमें मुझे वहाँ इलेक्टिव्स भी मिली कि आप आके इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन बिजनेस करने के 3 से 4 साल बाद जो है मुझे इनविटेशन पे वहाँ पे वीज़ा मिला एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस डेलीगेट। मैं यूएस कॉन्सुलेट कराची ने मुझे वन ऑफ द फ्यू मेडिकल डिवाइस कंपनीज उनमें से मुझे सेलेक्ट किया। हम लोग तकरीबन 5 से 6 कंपनीज थे जो हम एज अ डेलीगेट गया था फिलाडेल्फिया। तो आई थिंक अगर आप पाकिस्तान में रह के भी पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने आप को आप सस्टेन कर सकते हैं
थ्रू सर्टन सेक्रीफाइसेस. लाइफ इज नॉट इजी एंड बिलीव मी, जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाएंगे तो वहाँ सब कुछ आसान है. वहाँ पे तो आपको डबल, बिकॉज आप वहाँ के बासी हैं नहीं, आप वहाँ पैदा नहीं हुए, वहाँ का पानी मिट्टी आप सेट नहीं हुए. सो लुकिंग बैक तो मुझे पब्लिक हेल्थ भी ये अब क्योंकि मेरा काम हमारी कंपनी का काम गवर्नमेंट से ज़्यादा होता है, तो हमारा एक्सपोजर भी है गवर्नमेंट से ज़्यादा है. WHO से भी एक्सपोजर है, यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट एजेंसीज हैं जिसमें UNHCR आ गया, यूनिसेफ आ गया. पाकिस्तान आर्मी के कुछ इंजीनियरिंग बटालियंस हैं, उनसे हमने प्रोजेक्ट में UAE की फंडिंग से बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट किया. वहाँ मसाइल बिल्कुल डिफरेंट है जो सिंध के अंदर है. वहाँ पे हमने देखा कि लोगों को बेचारों को वॉशरूम भी यूज करना नहीं आ रहा, कि बेसन को भी देख के वो नलके को देख रहे थे कि ये बहुत कोई जबरदस्त कोई कीमती चीज है, तो वो नलके को हाथ लगा के दे. तो जब आप ऐसी चीजें देखते रहते हैं तो आप अगर आपका दिल चाहता है कि आप कुछ करें, कुछ सॉल्व करें, आपके पास अगर कैपेसिटी है, और जरूरी नहीं है हर काम पैसे से हो सके, पैसे के अलावा आप जो है सोल्यूशन दे सकते हैं थ्रू इनोवेशन, आप हेल्प कर सकते हैं. देखिए मेरा काम मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं 10 रुपए की चीज लेके 15 रुपए के बेच दूं, लेकिन उस 10 रुपए के साथ जो है मैं उस क्लाइंट को कोशिश करता हूं कि मैं अपना वो टाइम दूं. मेरी टीम जो होती है यूजुअली वो यंग ग्रेजुएट्स होते हैं. हम फर्स्ट टाइमर्स को बड़ा शौक से रखते हैं अपनी कंपनी में, इनकरेज करते हैं कि जरूरी नहीं एक्सपीरियंस है, और वो फर्स्ट टाइमर 7 साल 8 साल हमारे साथ कंपनीज में काम करते हैं, और फिर वो बाहर जाते हैं. हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं, एक्स एम्प्लॉयज, दे आर वर्किंग इन वेरी लार्ज कंपनीज, दे वेंट अब्रॉड, स्कॉलरशिप्स में भी गए हैं. हमने ट्रेनिंग पे भी चाइना पे भी लोगों को भेजा, इटली में भेजा है. तो मैंने ये स्विच इसलिए किया कि मुझे लगा था कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अभी भी हैं, ऊंच नीच आती रहेगी. बिल्कुल. पब्लिक हेल्थ MSc से मुझे इंटरेस्ट इतना है कि मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन इस पे पब्लिकेशन नहीं हुई, रिसर्च भी नहीं हुई. बल्कि मेरा थीसिस जो पब्लिक हेल्थ में मैं जिस पे काम कर रहा हूँ वो यही है कि जो अस्पताल से कचरा निकलता है उसकी मैनेजमेंट नहीं हो पा रही. बिल्कुल. आपने अक्सर न्यूज़ पे सुना होगा कि वो सिरिंज बाहर पड़ी हुई मिल गई, वो ड्रेस मिल गई. जब आप इस पे जब लिटरेचर को सर्च करते हैं तो मैंने देखा कि सिंध में इस पे काम कम हुआ हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने या यूनिवर्सिटीज ने उस तरफ फोकस नहीं किया हुआ. तो पब्लिक हेल्थ इस वजह से रहा. सवाल EMBA का आने का, तो मेरी कोर्ट, हम जो जिनका मेडिकल साइंस बैकग्राउंड होता है वो तो क्लास 8 में या 9 में मैथ्स को खुदाफिज कर लेते हैं. बिल्कुल. तो दूसरा मार्केटिंग के जैसे 4 Ps 5 Ps ऑफ मार्केटिंग मुझे इससे पहले नहीं पता था. मैं बिजनेस तो कर रहा था सक्सेसफुल, सही, लेकिन मुझे वो चीजें पता नहीं थी. यहाँ मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज जैबिस में आने का ये वो इत्तेफाक हुआ कि मैं जब इलेक्टिव पे चूज करने हुआ तो मैंने वो इलेक्टिव चूज किए कि जिस पे मुझे मेरे बिजनेस को फैसिलिटेट करेगा. मैंने डिग्री के लिए ये दोनों कोई भी प्रोग्राम नहीं किया, चाहे वो MSc हो EMB हो. तो मैं सर मसूद का बड़ा कदरदान हूँ कि उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप मिक्स स्ट्रीम कर सकते हैं. तो मैंने कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी पे एक इलेक्टिव किया, फिर मैंने मार्केटिंग इंटेलिजेंस पे एक किया. ये सारे देखें कनेक्ट कर रहे हैं डॉट. और तीसरा जो है मैंने अपना जो सप्लाई चेन किया, क्योंकि उन दिनों कोरोना में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि ये जो मेडिकल डिवाइस है ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी. सही, बिल्कुल. बाय सी का रूट में प्रॉब्लम हो रही थी, शिपमेंट नहीं आ रही. इंटरनेशनली देखें तो लोग पोर्ट्स पे काम ही नहीं कर रहे थे, जहां माल है वो वहां रुका हुआ था. बड़ा ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था. इवन चाइना जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर है हर मामले में, उसके अपने जो जोंग वगैरह वो सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, लोग काम करने की तैयारी नहीं थे. तो यही है इसमें लोग, मैं कहता हूँ कि आपके पास ये ट्रांजिशन, देखिए डॉक्टर्स जो हैं वो एक्टिंग में आ सकते हैं, मॉडलिंग में आ सकते हैं, बहुत सारी आपको पुलिस फोर्स में डॉक्टर्स मिलेंगे. सो व्हाई नॉट बिजनेस जो कि रिलेटेड हो, क्योंकि बाहर भी मेडिकल डिवाइस कंपनीज में के जो ज़्यादातर बोर्ड्स होते हैं, मैनेजमेंट होती हैं, उसमें फार्मास्यूटिकल्स के लोग होते हैं, और उसमें फार्मासिस्ट के अलावा फिजियोथेरेपी के, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, MBBS लोग होंगे, BDS लोग होंगे. पाकिस्तान में मेडिकल डिवाइस कंपनी के ओनर्स जो हैं वो आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि वो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं.
ऐसा है बिल्कुल। तो इफ यू आर सेलिंग, एक अच्छे रेस्टोरेंट का अगर ओनर को फूड के बारे में पता ही नहीं है या शेफ की उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हो तो वो कैसे कर सकेगा। सिमिलरली जैसे आपकी फील्ड है, अगर आपको पॉडकास्ट या प्रोडक्शन या मार्केटिंग मीडिया मैनेजमेंट अगर नहीं पता होगा तो आपकी प्रोडक्शन में इफेक्ट होगा ऑब्वियसली। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। मुझे वो लोग मुझसे सवाल करते हैं कहाँ MBBS और कहाँ MBA, मैंने कहा मैंने तो लिंक करके आई एम गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। फाइनेंशियली वो आए या ना आए बट इंडस्ट्री में एक नाम है, लोग ओपिनियंस लेते हैं, लोग प्लानिंग में मुझसे हेल्प लेते हैं, हमारे इदारे से हेल्प लेते हैं। आज हम WHO के साथ काम कर रहे हैं, सिंध के अंदर यूनिसेफ के साथ काम कर रहे हैं, अबू धाबी से एमिरेट्स रेड क्रिसेंट से काम कर रहे हैं, हम खान हेल्थ केयर फाउंडेशन से काम कर रहे हैं, SIOT से कर रहे हैं, और यहाँ सिर्फ कराची से नहीं, कराची से ले तक हम वाना तक हम काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, यानी गिलगित तक। तो आई थिंक ये डिग्री कोई भी हो, अगर इफ इट मेक्स सेंस टू यू, फॉर एग्जांपल मेरा तो इरादा था कि मैं लॉ भी कर लूं कि यही एक चीज रहेगी जो कि हेल्प आउट कर लेगी। मतलब आप चाह रहे हैं कि 360 आप अपना एक शील्ड बना कर रखें आप अपने बिजनेस के हवाले से। सर ऑब्वियसली लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे आपने बताया अभी कि कभी आप कोशां थे कि आप US जाएं और एक वक्त ऐसा भी आया कि अल्लाह ने आपको इज्जत से नवाजा और आपको इन्विटेशन भी मिला कि आप आए हमारी तरफ। With the passage of time चीजें टर्निंग लेती हैं, मतलब कभी उस टेबल के उस तरफ तो कभी इस तरफ। बहुत सारे अच्छे खासे आपके एक्सपीरियंस हुए होंगे। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहां आपने हॉस्पिटल को जन्नत देखा हो, कोई भी कंट्री जहां आप गए और आपने कहा यार काश ऐसा, मतलब देख के दिल खुश हो गया हो, वहां की चीजें, वहां का लाइफ स्टाइल, सब कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कभी? देखिए वो मेरे लिए जो मैं अपनी टीम के साथ जब हम चाइना गए तो हमारा जो चाइना का विजिट था वो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। 2012 या 13 में हमारा चाइना का पहला विजिट था, यानी उसमें वो जो विजिट था उसमें हर जगह हमें शौक ही मिल रहे थे, क्योंकि चाइना आपको पता है मीडिया में या वेस्ट उसको पिक्चर इस तरह किया जाता है कि बड़ा क्लोज्ड अप कंट्री है, वहाँ ये हो जाएगा, पता नहीं क्या है, बंद है, वो किस दौर में रह रहे हैं। तो हमारी कंपनी ने कोशिश की कि कुछ चाइना से प्रोडक्ट ऐसे लाए जाएं जिसमें क्वालिटी हो। तो उस क्वालिटी को देखने के लिए आप जब तक मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएंगे नहीं, तो वहाँ इत्तेफाक हुआ कि दुनिया में, पाकिस्तान में हमने हॉस्पिटल देखे हैं 1000 बेड, 500 बेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 बेड के हमने देखे हैं, या पता है हमें। वहाँ जब हम गए तो वहाँ 4000 बेड का बेड, तो वो जब इतने बड़े हॉस्पिटल हमने देखे और बहुत अच्छे हॉस्पिटल देखे, मैं सबसे जो दुनिया का मैं देख के बहुत क्योंकि अब इसमें भी बड़ी क्लासेस आ गई हैं, आपको पता है, वो बुटीक कुछ हॉस्पिटल बनने शुरू हो गए, जैसे बुटीक होटल होते हैं। तो हम इत्तेफाक हुआ NMC रॉयल हॉस्पिटल अबू धाबी में मेरा इत्तेफाक हुआ, उसको विजिट किया। तो वहाँ पे जब उन्होंने अपना सिर्फ VIP रूम का स्वीट दिखाया तो वो मुझे लग रहा था कि एक 20 बेड का हमारा हॉस्पिटल जो है वो तकरीबन उसमें 12 कमरे सिर्फ थे उस पेशेंट को ख्याल रखने के लिए। तो असल में हेल्थ केयर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है और इसके साथ टूरिज्म भी लिंक्ड हो गया है। आपको पता है इस वक्त थाईलैंड में लोग जा रहे हैं, लोग UAE में आ रहे हैं, और पाकिस्तान में भी पोटेंशियल है, जो स्किल सेट हमारे डॉक्टरों का है। आप इससे अंदाजा लगाएं, यहाँ से लोग जो है हार्ट ट्रांसप्लांट कराने और लिवर के ट्रांसप्लांट इंडिया गए जब तक हमारे हालात नॉर्मल है, और अभी भी इंडिया में एप्लीकेशन जाती रहती हैं। सिंगापुर जाते हैं पाकिस्तान से ट्रीटमेंट कराने, और लंदन तो आपको पता है मशहूर ही है कि अपना इलाज कराने के लिए। तो देखिए डॉक्टर्स का मसला नहीं है, इक्विपमेंट भी आ जाता है। हमारे पास एक बिजनेस प्लान और स्ट्रेटेजी की जरूरत है, एक क्लैरिटी की जरूरत है। हमारे पास वही डॉक्टर वहाँ ही जाके UK के अंदर NHS के एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वही मशीन, वही जो शिराजी के ग्रुप ने यहाँ पे डिलीवर की, क्या वजह है कि हम नहीं कर पा रहे। सो इसकी एक रूट कॉज एनालिसिस की जरूरत है। हमारे पास हॉस्पिटल में सफरिंग बहुत है, बाहर के हॉस्पिटल में सफरिंग मैंने नहीं देखी, जितने भी मैं हॉस्पिटल गया हूँ सफरिंग है, लेकिन वो पेशेंट को है। यहाँ
सफरिंग मैंने पूरी फैमिली की देखी है। आप यहीं पे चले जाएं SIUT में, सदर के कराची के मेन कैंप SIUT के बाहर, ट्रॉमा सेंटर के बाहर फुटपाथ पे पूरी फैमिली। बिल्कुल। ये पब्लिक हेल्थ में भी मुझे जो लिंकेज पता चला कि वो पूरे 2-2.5 हज़ार रुपए और कर्जा लेके शिकारपुर से या ठट्टा से अपने सारे पैसे जो है खर्च करके सिर्फ पहुंचते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और पहुंचने के बाद उनकी सफरिंग नजर आ रही होती है, हर आने जाने को लोग गुजर रहे हैं और लोगों को सैलानी वाला खाना दे देगा, कुछ दे देगा, लेकिन उसका डिजीज से वो अकेला पेशेंट नहीं सफर कर रहा होता, वो पूरी फैमिली सफर कर रही होती है। तो दुनिया में अमेरिका में भी गया हूँ, जर्मनी भी गया हूँ, इटली, बहुत सारे कंट्रीज गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चाइना एक नहीं 2-3 दफा जाने का इत्तेफाक हुआ। लेकिन ये कि एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो वॉल्यूम है नहीं ना। देखिए 22 करोड़ अब के ले लें हम उसमें से ले लें कि सिंध के अंदर ही कितने हैं, कराची के अंदर ले लें, तो अकेला SIUT क्या करेगा? सही, ये बात आपकी बिल्कुल आपने देखे माशाल्लाह एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है NICVD दिल का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट करती है वो। अच्छा, फिर हम प्रिवेंशन पे भी कम काम कर रहे हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। अब इस दफा बहुत फोकस है कि हम प्रिवेंशन पे काम करें, खासतौर पे जब से कोविड आया है कि हम वैक्सीनेशन लगा लें, लोगों को कहें कि घी कम खाएं, तेल कम खाएं, हार्ट डिजीज का है। लेकिन हार्ट के सेंटर्स उन्होंने कितनी चेस्ट पेन क्लिनिक खोल ली, तो कोई उनके उसकी बैक पे कोई उनके पास डाटा होगा कि इतने पेशेंट आ रहे हैं तो करंगी में एक चेस्ट क्लिनिक खोल लेते हैं, एक वहाँ तो उनकी 17 या 15 चेस्ट क्लिनिक है, सिंध के अंदर कार्डिक के सेंटर्स हैं। अच्छा, हमारा एक और भी तो ट्रेंड है ना सर कि हमारी घरवाली जो होती है उसको भी ये बताया जाता है कि मर्द का जो ताल्लुक होता है ना दिमाग का, वो पेट से होता है। जितना तुम अच्छा खाना बनाओगी तुम्हारा उतना ही ज्यादा कदरदान बनेगा वो। तो हम खाना खाने वाली कौम है और हमें ये आइडिया ही नहीं होता कि भाई ये खाना इस टाइम खाना हमारे लिए बहुत, हम जब माजत के साथ जब हम कहीं दावतों पे जाते हैं तो सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी डायबिटिक लेवल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ी देर के बाद बंदा वही देखता है कि उसके प्लेट के अंदर चावल भी होते हैं और साथ में इतना खीर भी, मतलब खाना रच के। तो ये वाले मामलात जो है हमारे यहाँ मैं देखता हूँ इस मामले में एजुकेशन कम है। ठीक इसी तरह से जब इटालियन या वेस्टर्न लोगों के साथ आप जाएं तो उनकी प्लेट आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार कितना एक पोर्शन वाइज, हालांकि पढ़ा वहां सब कुछ होता है। इवन आप जैसे आपने बात की काउंसलेट्स वगैरह के अंदर भी आप जाते हैं, आप देखें वो किस तरह से मतलब बहुत ही डिसेंट और सोफिस्टिकेटेड। पाकिस्तानियों की प्लेट माशाल्लाह वही भरी धरी होगी और जो होस्ट है प्रोग्राम का उसकी प्लेट के अंदर 4 दाने होंगे और वो भी बड़ी नजाकत के साथ खाएगा, नजाकत के साथ पानी पिएगा। हमारे खाने के बाद हमें कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर चाय भी चाहिए, उससे हजम होगा, हजम भी होगा और ताकत भी आएगी बॉडी को। तो अब इस मामलात पे फिर आगे जब जैसे हम जाहिर बात है अगर किसी इदारे की कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल 500 पेशेंट देखने की, या जैसे अभी आपसे बात हुई 1500 पेशेंट बेड 1500 बेड वाला एक हमारे पास हॉस्पिटल है और हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं एकदम से 5000, तो कैपेसिटी कहाँ हम उसको बिल्कुल एंगेज कर सकेंगे। अच्छा सर, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस हर जगह होते हैं इंसान की लाइफ में। एक हॉस्पिटल्स को लेते हुए कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस मतलब जिस पे आपका दिल खुद दहल गया हो? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने भी देखा है कि हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं तो बेड शीट्स तक नहीं होती प्रॉपर, एंड देन अगेन सफाई का निज़ाम तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, मैं मतलब उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ। या घोस्ट हॉस्पिटल भी मैंने देखे अपनी लाइफ में। लोग कहते हैं घोस्ट स्कूल्स, मैंने घोस्ट हॉस्पिटल्स अपनी आंखों से देखे कि भाई ये भी है। तो इस तरह का कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस आपका जिस पे आप कहते हो कि काश मेरे हाथ में कुछ ऐसा होता कि मैं इसको सुधार सकता? मेरे ख्याल से सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस देखिए सर्विस ना होना, तो बंदा गोस्ट हॉस्पिटल की अगर हम बात कर ले तो उसको सर्विस नहीं मिलेगी तो वो कहीं चला जाएगा। लेकिन अगर वो हॉस्पिटल, आप इससे अंदाज़ा लगाएं, मैंने आपको शुरू में जैसे बताया कि हेल्थ केयर के अंदर ना सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंसान अपाहिज हो सकता है और जान भी जा सकती है, लेकिन उसको खोल दिया है हॉस्पिटल को और वो फुली इक्विप्ड नहीं है, जो बेसिक एम्यूनिटीज की हम बात कर ले, और उस पेशेंट की जान चली जाए या हाथ जाया हो जाए, आंख जाया हो जाए, तो व्हाट इज, मेरे ख्याल से गोस्ट हॉस्पिटल बेहतर है रादर देन अ बैड हॉस्पिटल। तो मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ जो केयरलेसनेस है ना लाइफ
की वो हमारी हेल्थ में भी रिफ्लेक्ट करती है। वही आपकी वाली बात कि खाने की प्लेट में भी जो खा रहे हैं केयरलेसनेस है, सिग्नल गाड़ी चला रहे हैं केयरलेसनेस है, कचरा ले रहे हैं, ट्रैवल पे जा रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा जब मेरा ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई एज अ बिजनेस ट्रैवलर, तो इससे मैं कनेक्ट करके फिर मैं आपके उस जवाब पे आऊंगा हॉस्पिटल में कि चाइना के जब हमारे दोस्त आते हैं, वहाँ से कॉलीग्स आते हैं, तो वो उनकी 2 शिकायत मुझे पिछले अपने बिजनेस के 15 साल में जो रिसीव हो रही है, यह तुम लोग गोश्त बहुत खाते हो और प्लीज कोई सब्जी की डिश ऑर्डर करो। अच्छा, हमारे जहन में सब्जी भी दाल ही है, यानी सब्जी नहीं है। हम जो गोश्त के साथ हमने एक और डिश रखी है वो पल्सेस, हमने दाल रख दी। तो उनकी वाकई में 2 से 3 दिन बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो कहते हैं हमें कुछ वेजिटेबल वगैरह चाहिए। तो ये फीडबैक तो हमें बाहर के लोग भी देते हैं, अगर हम खुद भी ऑब्जर्व करें या ना करें। दूसरे केयरलेसनेस ऐसी है कि वो मैं समझता हूँ कि हम बार बार जो एजुकेशन को ब्लेम कर रहे हैं, इट इज एजुकेशन देखें सेकंड नंबर पे आती है, पहले आती है घर में तरबियत। बिल्कुल। हमने कितने सिस्टम, आपने मुख्तलिफ पॉडकास्ट और आजकल बड़ा पॉपुलर भी हो रहा होगा, जापान के सिस्टम देखे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्वीडन वगैरह के, वो 7 साल 8 साल तक बच्चे को जो है वो तरबियत दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स पे ज्यादा। बच्चा जापान के अंदर स्कूल में खुद जाता है, वॉक करके जाता है, तरबियत दे रहे होते हैं। अब हम जो है वो 2.5 साल के बच्चे को जो है वो नर्सरी में डालते हैं, किंडरगार्टन में डालते हैं, और उसके बाद कहते हैं तरबियत भी वो खुद ही ले ले। वो तो पढ़ाई के लिए जा रहा है ना, तरबियत जो घर पे होनी चाहिए कि कचरा नहीं फेंकना है। आप सिविल हॉस्पिटल चले जाएं, गवर्नमेंट अच्छा अस्पताल बना देगी, मेडिकल कंपनियां अच्छा इक्विपमेंट भी दे देंगी, इनोवेशन भी, अच्छे डॉक्टर भी आ जाएंगे, लेकिन पान की पी के कौन फेंक रहा है? बिल्कुल तो आवाम फेंक रही है ना, पेशेंट के अटेंडेंट फेंक रहे हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो आपकी ग्रास रूट लेवल पे, उनको वो अवेयरनेस नहीं है, हमारी थोड़ी सी उस पर वर्किंग नहीं है। इसमें हमारे सोसाइटी में, जो कम्युनिटीज में, सब ने काम करना है, रिलीजियस एलिमेंट ने काम करना है, मदरसों ने, मस्जिद में, मेंबर में, हर जगह पे, स्कूलों में। जब तक केयरलेसनेस पे जब तक नहीं हो गए, और हाइजीन पे, हमारा दीन भी कहता है सफाई नेस के मान है, हाइजीन पे हम बहुत करते हैं। डिजीज का बहुत ताल्लुक है, बीमारी का बहुत ज्यादा ताल्लुक है खाने से, पेट से और सफाई सुथराई से। सही। अब आप देख लें, दोनों में हम वीक है। तो हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो केयरलेसनेस की है कि स्टाफ जो है वो समोसे खाने से, अगर वहां बराबर में ऑपरेशन हो रहा है तो क्या होगा? वैसे तो नहीं खाते, लेकिन इस तरह की केयरलेसनेस भी है, तो बराबर वाले रूम में खा लेंगे, यानी जिसमें नहीं होगा तो केयरलेसनेस एटीट्यूड है। बट कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल, आप कहेंगे कि बहुत अच्छी क्वालिटी केयर हो रही है, सारे क्वालिटी को देख रहे हैं। आगा खान है, साउथ सिटी है, लियाकत है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे हैं, NICVD है। मैंने एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से शिफ्ट करके NICVD से किया। NICVD में मेरे जो रिलेटिव को जब इलाज मिला, तो उनकी जो बेटी बाहर से US आई थी, शी वॉज इम्प्रेस्ड। पाकिस्तान में एक हेल्थ केयर में एक एडवांटेज है, आपको केयर फौरन मिलेगी, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में मेरे रिलेटिव्स हैं, आपके भी रिलेटिव्स का, ये बहुत से लोग जानते होंगे, कनाडा में 6-6 घंटे ER में बैठे रहते हैं। आपको यहाँ पे स्पॉट ऑन जो है प्रॉम्प्ट आपको केयर मिलेगी, ये एक एडवांटेज है। अच्छा सर, बहुत सी चीजें हैं, ऑब्वियसली बहुत सी चीजें हम लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं। जैसे आपसे बात हुई तो आपने भी ये चीज एनलाइटन की कि भाई इस फील्ड के अंदर, जो आपकी फील्ड है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेसमैन लोग ही नजर आते हैं। आपने भी अपने वालिद साहब के बिजनेस में उनके साथ जस्ट लाइक पार्शियली काम करने का इत्तेफाक हुआ, तो आपने एक्सपीरियंस किया है सारे मामलात को। आज आप जहाँ खड़े, तो आपको क्या नजर आता है कि इस फील्ड के अंदर डॉक्टर्स को आना चाहिए ज्यादा या बिजनेस के लोगों को ज्यादा, क्योंकि आपके पास दोनों डिग्रीज भी है और दोनों साइड का एक्सपीरियंस भी है? आई थिंक ज्यादा बिजनेस के लोगों को आना चाहिए। उसकी मैं वजह क्लैरिटी बताऊं, ऑल्दो मेरा जो कह लें कि आप, मेरा कल्ट है वो तो MBBS डॉक्टर का है, ये मेरी कम्युनिटी अपनी, तो मेरे अपने लोग तो MBBS डॉक्टर्स हैं। देखें, हर एवरी एक्टिविटी के लिए आपको एक्सपर्ट लोग चाहिए, ठीक है ना। हमारा पाकिस्तानी डॉक्टर का एक मसला सबसे बड़ा ये है कि वो कहता है मैं कारपेंटर भी अच्छा हूँ, मैं आर्किटेक्ट भी अच्छा हूँ,
मैं अकाउंटिंग भी अच्छी करता हूँ। तो जब वो सारे ये काम कर रहा होता है तो वो बस डॉक्टरी अच्छी नहीं कर रहा होता, जहाँ सही। पे आपकी पेशेंट क्वालिटी और वो होती है। तो हमारे डॉक्टर्स को रियलाइज करना है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में खास तौर पे, वी नीड MBA ग्रेजुएट्स, मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, कि टू कम इनटू हेल्थ केयर इंडस्ट्री, और उसमें अच्छे मैनेजर्स की जरूरत है, अच्छे बिजनेस डायरेक्टर्स की जरूरत है जो कि गाइड कर सकें एक इदारे को, सही। चाहे वो प्रॉफिट को हो चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए हो। लेकिन अगर क्वालिफाइड लोग और अच्छा टैलेंट नहीं आएगा तो इसकी रियलाइजेशन जो है वो उनको भी नहीं होगी जिनको जरूरत है, और जो अप्लाई कर रहे हैं उनको भी वो देखें, एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं फ्यूचर टैलेंट को बता देता हूँ कि आप किसी भी हेल्थ केयर इदारे में जब आप एज एम्प्लॉय होते हैं तो आपकी हेल्थ तो कवर हो जाती है, आपकी और फैमिली की कवर हो जाती है, जो कि और किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में कर तो रहे होते हैं लेकिन वो आउटसोर्स की भी होती है। दूसरा, आप कभी ना कभी ना वसीला बन जाते हैं किसी की मदद करने का, सपोर्ट करने का। और हम उस बैकग्राउंड, इस कल्चर से हैं कि हमें जब दुआ मिल जाती है बिल्कुल, तो वो जो फील आ जाती है कि हमने किसी की हेल्प की है, तो वो फीलिंग आपको हेल्थ केयर में ही मिल सकती है, एजुकेशन पे और वो होगी, बट आप एक ह्यूमनिस्टिक तरीके से, एक इंसानियत के तौर पे जो आप हेल्प आउट, आप कहीं पे मैनेजर हैं और वो नॉट फॉर प्रॉफिट है और वो आपसे राब्ता करता है, आप किसी ना किसी तरह उस इदारे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा फिलैंथ्रोपिक काम हो रहा है, चैरिटेबल काम हो रहा है, जिसमें इंडस हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा इदारा है। Why not go there and do internship over there? It's an exposure. आप INGOs यहाँ पे काम कर रही हैं, पाथफाइंडर एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि USAID के साथ काम कर रहा है, आपका PSI है, WHO है, सेव द चिल्ड्रन, बहुत सारे हैं, एमिरेट्स रेड क्रिसेंट है। तो इनमें अगर अच्छे ग्रेजुएट्स जो हैं इस एवेन्यू को भी देखेंगे तो आपको कंपेटिटिवनेस भी कम मिलेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड ज्यादा आपको अच्छी मिलेगी, बिकॉज एवरीबडी इज अप्लाइंग टू FMCG, टेक्सटाइल, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, अब गिन के 3-4 आपकी टेलीकॉम कंपनी, हर फील्ड में आपके पास एक लिमिटेड स्कोप है। और दूसरा ये कि आपके पास ये इंडस्ट्री जो है लिमिट नहीं है, इसकी एक और खूबी है, ये किसी रीजन या किसी शहर में लिमिट नहीं है। आपको टेक्सटाइल कहाँ मिलेगा? कराची मिलेगा या फैसलाबाद मिलेगा, यही मिलेगा। लेकिन अच्छा हॉस्पिटल आपको प्राइवेट कहीं भी मिल सकता है, पेशावर में मिलेगा, क्वेटा में भी मिलेगा, क्वेटा के अलावा आपको कराची क्या सक्खर में मिलेगा, तो आपको इदारे मिलेंगे। So you are actually having more options to apply. Obviously sales और revenue target वो नहीं होता जो कि वो होता है, but still आपको ऐसा नहीं है कि आपको competitive जो है वो remuneration ना मिले, benefits ना मिले। बहुत सारी फैसिलिटी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है जिन इदारों में आ गए। मैं मिसाल दूंगा, जैसे आ खान में डे केयर की भी फैसिलिटी है, वहाँ पे आपको ट्रैवल भी है, TNDA भी है, जो कि एक अच्छे एक बिजनेस में प्राइवेट इदारे में होता है। तो बहुत सारे इदारे अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं इस पे। तो मैं इनकरेज करूंगा कि जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, मार्केटिंग है, आप इस वक्त मैं आपको मीडिया की बता देता हूँ, हर हॉस्पिटल चाह रहा है कि मैं अपने कस्टमर को अपनी सर्विसेज को रीच करूं। हर डेंटिस्ट, एक छोटी सी क्लिनिक, वो अपना पॉडकास्ट चाह रहा है, तो उसको पॉडकास्ट का सर्विस कौन अच्छा दे सकता है? ऑब्वियसली मीडिया से रिलेटेड लोग कर रहे हैं। तो मीडिया को ये देखें कि उनको किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि आज आपको पता है एस्थेटिक्स पे बहुत आजकल डिमांड हो रही है कि वो स्माइल अच्छी होनी चाहिए, हेयर ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। अब उनको अगर एक नॉर्मल ट्रेडर, जिसको मैं कहूंगा ट्रेडर, मैं कहता हूँ जो somebody who is not qualified to do that, उसने एक स्किल एक्वायर तो कर ली, एक शॉप खोल ली है, और एक मीडिया का बेचारा ग्रेजुएट है, तो वो ज्यादा कलर्स को अच्छा अंडरस्टैंड करेगा, वो ज्यादा अच्छा प्रेजेंट करेगा, उसका कंटेंट ओरिजिनल होगा। दूसरा जो ट्रेडर या वो कर रहा है, वो क्राफ्टमैन कर रहा है, वो तो कॉपी पेस्ट करके आजकल आपको पता है ChatGPT से वो मतलब वो ठेकेदार वाला काम हो जाएगा, दरवाजा अंदर बाहर। एनीवेज सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात मेरे जहन में आ रही है, आई डोंट नो मुझे पूछना चाहिए या नहीं, मगर आ गई है तो मैं जरूर पूछूंगा।
आजकल हम देखते हैं, जैसे आपसे भी बात हुई कि डॉक्टर्स तो बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स होते हैं और मल्टीपल रोल्स भी उनके हो जाते हैं। तो डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट भी आई जिसमें एक चीज बड़ा ही खतरनाक इंटीमेशन है पाकिस्तान के लिए, कि जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो बेसिकली पेशेंट्स के जो डिजीज है उससे कम रिलेट करती है और कंपनी के प्रॉफिट को ज्यादा करती है। इस तरह की सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल कोई इसमें ढकी चुकी बात तो अब है नहीं। इसमें मैं अगर इस एंगल से आपको देखूं तो ये वक्त के साथ शायद अब थोड़ा और मुश्किल होता जाए डॉक्टरों के लिए भी और कंपनी के लिए भी, क्योंकि आपका जो कंज्यूमर है, आपका कस्टमर, पेशेंट, आपका क्लाइंट हम कहते हैं इसको, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ की तरह, तो आपका क्लाइंट जो है ना अवेयर हो रहा है, क्योंकि उसके हाथ में जो मोबाइल फोन है, बिल्कुल खास तौर पे जो उसको यूज कर सकता है ऐसा मोबाइल फोन कि वो उसमें से इंफॉर्मेशन कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन भी है जो कि बेचारे फोन अफोर्ड भी नहीं कर पाते, लेकिन वो हेल्थ केयर है। बट देखिए, किसी भी चीज में किसी भी फील्ड में या इंडस्ट्री में बैड एक्ट्स भी होते हैं, एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ सर्टेन आप कह लें बेनिफिट्स किया जाता है। और फार्मा, जारी बात है, अच्छी फार्मास्यूटिकल भी है, बुरी भी है, छोटी भी है। तो जब वो बड़ी फार्मास्यूटिकल भी जब छोटी होती है ना, छोटे जब होते हैं तो सारे बुरे काम कर लेते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो इसमें स्टुअर्डशिप की जरूरत है। पाकिस्तान में ऐसा है, अब सिंध हेल्थ केयर कमीशन है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, तो आप इनको पहले ये सिस्टम नहीं था, 5 साल पहले, 10 साल पहले कोई हेल्थ केयर कमीशन नहीं था, तो आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं, आप डॉक्टर से कन्फ्रंट कर सकते हैं। लेकिन ये अब चीज मुश्किल हो जाएगी, रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। इंसान जहां देखता है अपॉर्चुनिटी वहां पे बाईपास करने की कोशिश करता है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो या हेल्थ केयर हो। लेकिन हेल्थ केयर में सेफ्टी है, तो पाकिस्तान में ड्रैप का कानून भी है जिसमें दवाइयों का भी है, प्रोविंशियल लेवल पे भी है, सिटी लेवल पे भी है। लेकिन इसमें हमारा भी एक रोल है एज अ इंडिविजुअल, क्योंकि हमने एक ओथ लिया हुआ होता है। लेकिन ओथ तो हमने एज अ मुस्लिम भी बहुत सारी चीजों को लिया हुआ है, लेकिन हम उसको फुलफिल नहीं कर रहे होते। तो आई थिंक विद टाइम चीजें अपनी जगह सेट होंगी। अच्छे ब्रांड्स बल्कि अवेयरनेस भी करते हैं, बड़े फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स इस तरह के पब्लिक वर्कशॉप्स भी करते हैं, बल्कि पब्लिक सर्विस मैसेज भी देते हैं कि आप ये चीज देखें, या वो करते हैं। क्योंकि इवन आपके भी कुछ पॉडकास्ट हमने देखे हैं, काफी सारे ड्यूरिंग द कोरोना, 1-2 पॉडकास्ट हमारे भी नजरों से गुजरे। ऑब्वियसली वो भी अवेयरनेस के लिए थे। डॉक्टर्स के लिए पॉडकास्ट का किस कदर आप देख रहे हैं अहमियत? क्योंकि डॉक्टर्स तो बहुत सारी डिजीज पे, जैसे अभी भी हमारी बात हो रही है, बहुत सारे लोग मोबाइल के थ्रू अवेयरनेस हासिल कर रहे हैं, मगर जो फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे हमने इनिशियली बात की कि हॉस्पिटल तक पहुंचना भी उनके लिए मसला होता है, तो बहुत सारी चीजें वो पॉडकास्ट से बहुत सारे मामलात के बारे में जान सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर्स को पॉडकास्ट किस हद तक उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए? इसमें देखिए 3 इस वक्त एक मैं सबसे पहले हाईलाइट करूंगा, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, वो आ गया है एआई का, ये जो चैट जीपीटी है। तो लोगों ने जो है ना इसका मिसयूज इस तरह हुआ है, तो अभी अलार्मिंग मीटिंग्स हो रही हैं डब्ल्यूएचओ और ग्लोबल लेवल पे भी, कि लोगों ने अपने डायग्नोसिस करना शुरू कर दिया और अपना ट्रीटमेंट जो है वो, क्योंकि चैट जीपीटी को आप जैसी इंफॉर्मेशन देंगे वो जैसा वो आउटपुट देगा। अब एक डॉक्टर के सवाल करने में और जो एक पेशेंट एक या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है हु इज नॉट इवन वेल एजुकेटेड, उसके टाइप करने में बहुत फर्क होगा। तो इससे कनेक्टेड मैं आपको एक और भी बात बताऊंगा, क्योंकि वो उसमें भी आपने इंग्लिश में एक चीज टाइप करेंगे, रोमन उर्दू तो आप नहीं टाइप करेंगे, तो वो वैसे ही जवाब देगा। तो लोग इस वक्त सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ केयर पे बहुत चले गए हैं। तो बिजनेस को असाइड करें तो इस सेफ्टी के लिए जो है ना, ये सेफ्टी के लिहाज से कि ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो लोगों ने अब ऑनलाइन चीजें कंसल्ट करना शुरू कर दी है। पॉडकास्ट में देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो हेल्थ केयर में 2 लोग आगे सामने आए हैं अचानक, बिसाइड बीइंग आप कह लें कि जो कि शायद वो कोई इलीगल या गलत नहीं है, लेकिन वो हाईलाइट पे, क्योंकि वो शॉर्ट रेमेडी दे देते हैं, उसमें हर्बलिस्ट कह लें आप, हर्बल मेडिसिन में, यूनानी मेडिसिन में, होम्योपैथिक में, आप देखेंगे इनके पॉडकास्ट जो है वो बड़े फ्लरिश हुए,
क्योंकि जो पेंडेमिक में एकदम फेयर आया ना कोविड पे, और हम जिस कल्चर में हैं, क्योंकि देखें सब कॉन्टिनेंट था ना, यहाँ तो वो हर्बल चीजें चलना, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, कि ये जो शानदा पी लो या इस चीज का वो कर लो तो वो इजी हो जाएगा। हॉस्पिटल का एक फेयर फैक्टर हमारे यहाँ ज्यादा था। दूसरा ये कि हमारी इंश्योरेंस नहीं करते, क्योंकि बाहर इंश्योरेंस की हुई है और स्टेट ने दी है तो अस्पताल ही जाना है। बाहर के मुल्क में या तो स्टेट ने दी हुई है या इंश्योरेंस ने, यूनानी दवा तो कवर नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो पाकिस्तान में दूसरा जो फिर तीसरा जो सेक्टर आया, यानी पहले यूनानी और वो दूसरा सेक्टर जो मेडिकल प्रोफेशन के आए, वो आए एस्थेटिक्स। तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे और यूट्यूब वगैरह पे भी आजकल एस्थेटिक जो हेयर केयर की हो गया, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया आपका, या डेंटल उस पे आ गया, तो इस पे भी बहुत लोग आए। दूसरा ये कि आपके पास जो ऐसे आप कह लें कुछ जो अपनी नई प्रैक्टिस स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, वो यंग डॉक्टर्स जिसको मैं कहूँगा, या यंग कंसल्टेंट्स, वो भी इस फील्ड में आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पॉडकास्ट का आपने थोड़ा एक इंडिकेशन दिया कि अवेयरनेस ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन पे जनरल जो टॉक होनी चाहिए, उस पे अभी तक इतना बात नहीं हो रही, जो पब्लिक हेल्थ पे बात हो रही है। जैसे हमने एक बात की थी कि वो खाने की प्लेट में जो है गोश्त ही गोश्त है और वो है, तो जनरल बात हो जाती है। अच्छा, लोग भी जो सारी बात है इन पॉडकास्ट पे या लाइव टीवी शोज पे कॉल करते हैं, वो बस चाहते हैं मसले का हल हो जाए बगैर किसी विजिट के या डायग्नोसिस के लिए। तो देखिए, जब तक कोई चीज की डायग्नोसिस नहीं होगी तो आप फिर सही दवा नहीं दे सकेंगे। आजकल बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज्यादा टेस्ट लिख दिए जाते हैं और वो लिख दिए जाते हैं, शायद आपका ये सवाल हो, लेकिन उसमें ये देखिए, पिक्चर का क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी मंजिल नहीं पता तो फिर आप रास्ता तय नहीं कर सकते। लेकिन वो आपकी सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई अननेसेसरी टेस्ट देख रहा है तो उसका मकसद मे बी फ्यू ऑफ देम जो अननेसेसरी लिखते हो सकता है एक सर्टन एक और ग्रुप ऐसा हो जो कि अपने किसी लैब से कोई उनका बिजनेस हो, इस वजह से लिखता हो। लेकिन अच्छे जो मेजॉरिटी ऑफ द कंसल्टेंट्स हैं वो आपके मर्ज की तशखीस करने के लिए, उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बेस पे जाने के लिए बेसिकली वो टेस्ट कराए जाते हैं, जो कि उनके एक्सपीरियंस से उनको पता होता है इसका रिजल्ट क्या आना है, लेकिन वो एक चैप्टर को क्लोज करना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली टाइम अपनी रफ्तार से तेजी से जा रहा है, मगर मेरे जहन में 2-3 चीजें मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे हमने अभी लैब्स के हवाले से बात की, टेस्ट के हवाले से बात की, तो एक मामला और भी है कि हमारे यहाँ मतलब हर डॉक्टर की अपनी फीस है। एक मतलब जस्ट लाइक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है कि भाई फॉर एग्जांपल ये इतना क्वालिफाइड या इतना एक्सपीरियंस डॉक्टर तो उसकी ये फीस सही है, ठीक है। आज हम सबसे ज्यादा जो पेडिट्रिशियंस की फीसेस देख रहे हैं तो लोगों के लिए मतलब बिल्कुल समझ से बाहर है। एक तो बच्चे की सेहत का मामला, प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, फैमिली का भी, और ऑब्वियसली बच्चे की तबीयत का मामला ही कुछ ऐसा होता है। फिर डॉक्टर्स की एक अजीब सी कश्मकश है। मतलब मैंने यहाँ पर कराची में ऐसे भी देखे जो पेडिट्रिशियंस हैं जो 5000 रुपीज सिर्फ उनकी चेकिंग, मतलब जो बच्चा चेक करते हैं, डायग्नोस करते हैं, उसकी फीस है। फिर अगेन हम मशीनरीज पे जाते हैं तो बहुत सी जगहों पर हमने, इवन आपने मीडिया पे या सरेआम इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे जहां पर उनकी मशीनरीज के अंदर भी फॉल्ट है, रिपोर्ट्स गलत हो जाती है। मगर एक चीज जो इम्पोर्टेंट, जो मैं भी समझता हूँ कहीं ना कहीं, मैंने 2 से 3 जो सवाल थे मैंने एक जगह ही कैलकुलेट करने की कोशिश की है। तो एक तो फीसेस ज्यादा, दूसरा इक्विपमेंट जिसमें हम भरोसा कर रहे हैं वो गलत, और तीसरी चीज जो मैंने देखी है वो ये है कि डॉक्टर सिम्टम्स पे बहुत कम काम करते हैं। जैसे हम बचपन में, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 30+ एज है, मुझे याद आता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते थे वो हमारा मुंह भी खोलता था, आंखें भी पूरी खोलता था, कहीं ना कहीं हमारे हाथों के नाखून चेक किए करते थे, ठीक है, या उसके अलावा भी बहुत सी ऐसे सिम्टम्स बीमारी के हिसाब से चेक करते थे। आज मैं डॉक्टर आज मैं ये देखता हूँ डॉक्टर के पास अपने बच्चे भी लेके जाता हूँ, क्या हुआ है इसको, डॉक्टर साहब ये मसला है, अच्छा ये मसला ये है, अच्छा ठीक है ये है। मतलब बच्चे को
मतलब मैंने शाजो नाजर जो लफ्ज इस्तेमाल होता है कि मैंने देखा होगा, मुझे किसी डॉक्टर ने कहा होगा बच्चे का पैम्पर उतारो या ये करो या वो करो, ये बहुत कम है। पेरेंट्स से ही पूछा जाता है क्यों रो रहा है, क्या रो रहा है, अब भाई आप उसको डायग्नोस तो करो, एंड देन अगेन आप एक लिस्ट लिख देते हो। इस तरह के मामला को इस फील्ड के अंदर आप कैसे देखते हैं? आई थिंक नहीं, ये बिल्कुल बड़े खास तौर पे आजकल जो आपकी इकोनॉमी के हाल हैं, जिस पे इन्फ्लेशन में है, एक खुदा ना खास्ता एक स्मॉल फैमिली ऑफ 4 है जिसमें 2 बच्चे 2 मियाँ बीवी हैं और उनकी मीडियोक्रेसी इनकम है। अगर एक बच्चा बीमार हो जाए खुदा ना खास्ता 5-6 दिन के लिए और उसको कोई इन्फेक्शस हो जाए या निमोनिया हो जाए, तो घर पे ही अगर इलाज जो है वो 20-25 हज़ार से कम की हम बात नहीं कर रहे, जिसमें उसको एक अच्छी डाइट भी देनी है, एक हॉस्पिटल का विजिट भी है, लैब्स भी है, वो है, ये हम अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो वही है कि 5,000 अगर उसने दे दी तो 5,000 के उसने टेस्ट भी लिख के दे देने। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इसीलिए दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है, हम अपनी गाड़ी इंश्योर करा लेते हैं लेकिन हम अपनी लाइफ या अपनी हेल्थ को इंश्योर नहीं कराते, या हम अपनी फैमिली को, या हमारे इदारे हैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयज़ की फैमिली को भी हेल्थ देती हैं। पूरी दुनिया में स्टेट देती है या ऑर्गेनाइजेशन देती है, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का फुकदान है। तो क्योंकि आपकी वो जेब से जा रहा होता है और हम अपना रिस्क देखें, इंश्योरेंस पब्लिक हेल्थ में जब हम आते हैं तो रिस्क को मिटिगेशन या रिस्क को बांटना है। 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त में से अचानक कोई एक बीमार हो जाएगा तो उसकी जेब से 20,000 रुपए जाएंगे। अब उसने क्योंकि आपस में मिलके वो चारों दोस्तों ने कुछ मिलके नहीं किया, लेकिन लेट्स से कि अगर वो 4 दोस्त हैं और वो कहते हैं कि हम जो हैं इस महीने 5-5 हज़ार रुपए ये साइड पे रख देंगे कि अगर हम में से कोई बीमार हो गया बिल्कुल तो ये उसको काम आ जाएंगे। तो उस महीने एक बंदा बीमार हो गया तो 20,000 रुपए लगे। पहले सिनारियो में भी 20,000 रुपए लगे थे, लेकिन वो एक बंदे पे लोड आया। बिल्कुल। दूसरे सिनारियो में जो है आपके 20,000 रुपए लगे लेकिन लोड 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कॉस्ट अप हुआ है। सो दिस इज व्हाट इंश्योरेंस एंड दिस इज। तो हमारा मैं कहूँगा कि जो एक फैमिली है उसने गल्ले रखे होते हैं, बकरा ईद में बकरा लेने का भी, उसने टीवी लेने का भी, मोटरसाइकिल लेने, अनफॉर्चुनेटली हेल्थ पे नहीं रखे होते। और हेल्थ हमारे जो सोसाइटी में वो एकदम कैश हाई अमाउंट मांगता है, तो जिसके लिए हमें भी चाहिए एज एन इंडिविजुअल, एज फैमिलीज, एज पीपल कि हम अपनी हेल्थ पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। गाड़ी ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं हेल्थ के लिए। अगर हम इंश्योरेंस पे नहीं बिलीव करते या इंश्योरेंस के और ऑल्टरनेट क्या मेथड है, हमने कोई कैश पार किया है। देखिए एक डॉक्टर को अगर फीस 5,000 है, 3,000 है, तो एग्जामिनेशन तो नो डाउट थोड़े बहुत फिजिकल एग्जामिनेशन कम होने लग गए हैं, बट इट इज़ योर राइट टू आस्क। अनफॉर्चुनेटली एज अ कंज्यूमर, मैं कहूँगा एज अ क्लाइंट, आपको अपने राइट का पता नहीं है और लोग मांगते नहीं है। फिगर हमने ऐसी गॉडी बना दी है डॉक्टर की कि वो डॉक्टर को कुछ कहेंगे बुरा, यानी आप 5,000 दे रहे हैं एंड आप उससे क्वेश्चन आप नहीं कर रहे। तो वेस्ट में तो आप अगर उनसे आंखों में आंखें नहीं डालें तो वो कंप्लेन कर देते हैं कि इन्होंने मुझे सही तरीके से आई कांटेक्ट ही नहीं किया। तो यू आर राइट, दीज प्रॉब्लम्स आर देयर। ये हेल्थ कम्युनिटी को भी सॉल्व करनी है और कंज्यूमर को भी अपने, इसमें सिंध हेल्थ केयर कमीशन का भी रोल आ जाता है या पंजाब हेल्थ केयर जो प्रोविंस के, कि वो अवेयरनेस लाए कि आपका क्या राइट है। एक ऐड अगर बना दें कि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो इस फीस में आप यही चीजें दे रहे हैं, तो अवेयरनेस आ जाए। रही लैब में बहुत प्रॉब्लम्स है क्वालिटी, आप सही कह रहे हैं। शहर में तो हालात फिर भी बेहतर हैं, गांव देहातों में तो मैंने ये तक सुना है कि वो उनके पास अल्लाह माफ करे वर्ड पे एक डमी टाइप हुई रिपोर्ट होती है। जी बिल्कुल। और वो लैब मशीन चलाते भी नहीं है। अभी सखर में आपने रिसेंट अगर सरेआम की एक एपिसोड देखी होगी तो वो ब्रेन का जो स्कैन होता है वो पता नहीं किस सॉफ्टवेयर पे वो क्या करता था, सिर्फ प्रिंट करके निकाल के दे देता। वहां पर कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मेन बिराज रोड पे, मुझे जितना रिकॉल कर रहा हूँ,
तो वहां पर मतलब आप किसी से पूछेंगे कि ब्रेन की स्कैनिंग का वाकया सखर में किस बड़े हॉस्पिटल में हुआ था, तो यही वाली बात कि भाई उससे प्रिंट निकाला और 6,500-7,000 रुपए ले लिए। जी तो ये मामला बहुत थे। एनीवेज सर, वेरी इनलाइटेंड डिस्कशन विद यू और हाईली ऑनर्ड विद योर काइंड प्रेजेंस। टाइम अपना तेजी से जा रहा है और हमारे पास टाइम की कैद है, तो इंशाल्लाह वेरी सुन हम इंशाल्लाह आपको दोबारा अपने प्रोग्राम में जरूर इनवाइट करेंगे। और इसी के साथ हम चाहेंगे कोई मैसेज फॉर द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान। मेरा सबसे पहले तो क्रेडिट टू योर टीम फॉर अरेंजिंग ऑल दीज पॉडकास्ट विद एलुमनाई, खास तौर पे टू नॉट ओनली गेट आवर पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो अवेयरनेस के पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और क्या लोग कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। ज़ेबिस्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ख़ास तौर पे फैकल्टी जो आपकी मैनेजमेंट साइंसेस की है, जिसमें सर मसूद हैं कि ही पिक्ड मी एज अ कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड। मैसेज ये है कि देयर आर न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़। आप अपनी डायरेक्शन फाइंड करें कि आप क्या करना चाहते हैं और सेक्टर या इंडस्ट्री को आप फिक्स ना करें। आप अगर ह्यूमन रिसोर्स में अच्छे हैं, मार्केटिंग में अच्छे हैं, फाइनेंस में अच्छे हैं, तो आप किसी भी फील्ड पे जाके आप अपना लोहा मनवा सकते हैं। पाकिस्तान पे एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम कर, आप देखें कि पाकिस्तान में सिरिंज नहीं बन रही, ब्लड बैग्स नहीं बन रहे। मैं इसी से मुझे इंसिडेंट याद आया कि पाकिस्तान में अभी आज से 6 महीने साल पहले ब्लड बैग्स की कमी थी, तो हम ईरान से जो है स्मगल होके हमारे पास आ रहे थे। तो और हर चीज़ को मिलियंस नहीं चाहिए, आप थाउजेंड से शुरू करें, 100 से शुरू करें और फिर मिलियंस पे जाएं। आप डायरेक्ट मिलियंस पे जाएंगे, सो स्काई इज़ द लिमिट। हेल्थ केयर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी रिवॉर्डिंग इंडस्ट्री। यू फाइंड द राइट प्रॉब्लम, कम अप विद अ सोल्यूशन। थोड़ी सी रेजिस्टेंस होगी आपको, जारी बात है, लेकिन कंसिडरिंग द कॉस्ट जो हमारे पाकिस्तान में इंपोर्ट की कॉस्ट है, लोकल सोल्यूशन होंगे। जो आपकी वो बात थी कि लैब टेस्ट महंगे हैं, डॉक्टर महंगे हैं, क्योंकि केयर इतनी महंगी है, हर चीज़ इंपोर्टेड पे चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो जब वो कॉस्ट कम होगी, जब वो लैब एनालाइजर हमारे पास पाकिस्तान में बन जाएगा, उसके अंदर मीडिया भी इस वक्त हम चाइना से और इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर कॉस्ट हमारी, क्योंकि वो डॉलर से रिलेटेड उसमें बहुत सारे कंज्यूमेबल्स और चीज़ें आ जाती हैं। सही तो लोकलाइजेशन पे फोकस करें, चाहे वो हेल्थ केयर हो या फील्ड हो। बिलीव मी, इट्स अ ह्यूज मार्केट। और आपके पास ये जो फील्ड है, बीइंग अ पाकिस्तानी, कि आप अपने प्रोडक्ट को, हमने एक जिक्र भी किया था कि पाकिस्तान बेहतरीन बेडशीट्स बनाता है हॉस्पिटल की, बिल्कुल, और हमारे खुद के हॉस्पिटल्स में जो है वो बेडशीट्स नहीं है। बिल्कुल सर। और वही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी हाल है। तो केयरलेसनेस को हो या कुछ भी हो, इन लोगों को हेल्प करें। ये आपके अपने लोग हैं पाकिस्तानी, किसी को अवेयरनेस नहीं है, केयरलेसनेस है, आप एक दफ़ा बताएं, 2 दफ़ा बताएं। एक 30 साल का बंदा अगर केयरलेस है अपने काम में, चाहे वो हॉस्पिटल में है, आपके एक लेक्चर से वो अगले दिन ठीक हो जाएगा, तो ये ज़रा मुश्किल है। चेंज मुश्किल से आता है, लेकिन अच्छा चेंज के लिए तो मेहनत ज़रा ज़्यादा भी करनी पड़ती है। सही। सो व्यूअर्स, चेंज वाकई बहुत मुश्किल से आता है और चेंज के लिए थोड़ा बहुत आपको भी तकदो करनी पड़ेगी, मगर इस वक्त टाइम हुआ जाता है हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम का, तो हमें दे इजाजत। देखते रहिए ज़ेब FM डिजिटल।